जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ी स्पेस एक्स है जो ऑलरेडी कंप्लीट है, उसका जो सबसेट है वो कंप्लीट होगा या नहीं। तो इसका ये आंसर है कि अगर जो एक्स का सबसेट है मतलब सब स्पेस के तौर पे, वो कंप्लीट तब होगा जब वो क्लोज्ड होगा। मतलब कुछ ना करें, कंप्लीट स्पेस की कोई सब स्पेस लें, उसको सिर्फ आप क्लोज शो कर दें। क्लोज शो करने का मतलब है ये कि जस्ट सिर्फ ये करें कि उसमें कोई सीक्वेंस लें, उसको कन्वर्ज करवाएं, जो कन्वर्जेंट पॉइंट हो वो दोबारा उसी में चला जाए। तो अगर ये काम हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो सेट क्लोज्ड है। तो जब क्लोज्ड हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि वो कंप्लीट है। इसका प्रूव उसने किया हुआ है, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट ये करना है, आपने जस्ट ये करना है कि उसको आपने क्लोज शो कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी कंटिन्यूअस मैपिंग। मैपिंग एक मीट्रिक स्पेस एक्स से दूसरी मीट्रिक स्पेस वाई तक। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि एक्स वाई का सबसेट है या नहीं। ये कोई सेट है, ये कोई सेट है। ये मीट्रिक भी डिफरेंट है और ये मीट्रिक भी डिफरेंट है। तो मतलब ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, सबसेट का भी कोई चक्कर हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इसको आप सेपरेट सेपरेट के तौर पे स्टडी कर रहे हैं कि वो कंटिन्यूस होगी किसी पॉइंट पे। ठीक है, ये इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस जो है एक्स एन की, एक्स के अंदर हम बात कर रहे हैं, एक्स के अंदर। तो एक्स के अंदर एक सीक्वेंस लें और वो एक्स नॉट को अप्रोच करे, और इसके ऊपर जब आप इस मैपिंग को अप्लाई करें तो वो टी एक्स नॉट को अप्रोच करे। अब ये जो डेफिनेशन आप पढ़ रहे हैं ना, ये डिफरेंट है, वो इनवर्स वाला क्राइटेरिया नहीं है ये वाला। ठीक है, तो ये मैपिंग की बात हो गई। आगे ये सब सीक्वेंस के बारे में लिखा हुआ है, सेम रियल एनालिसिस वाला कंसेप्ट है। ये आप देखिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ठीक है, और क्या। अच्छा, अब ये 1.5 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल चॉइसेस बहुत से मिल जाएंगे। और अगर मैं आपको टेक्निक बताऊं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो पीपीएससी के अलावा भी हमें ज्वाइन करते हैं अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करने के। तो उनके लिए जो मेरा मशवरा होगा वो, अगर इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो थ्योरम्स प्रूव हो जाएंगे। अगर इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ये 3 स्टेप्स मैं आपको किसी थ्योरम को देख के ना, वो मैं आपको बता भी दूंगा कि किसी भी थ्योरम में इन 3 स्टेप्स को वो कैसे फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको जरा रीड आउट एक बार कर देता हूँ। इन वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ अ सेट एक्स इज गिवन फॉर इन। अब सेट एक्स जो है ये कोई भी सेट हो सकता है, एल पी हो सकता है, एल इंफिनिटी हो सकता है, बाउंडेड फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शंस वाला सेट हो सकता है, सीक्वेंस स्पेस एस हो सकती है। तो कोई भी सेट आपको गिवन होगा। फॉर इंस्टेंस ये मिसाल दे रहा है कि ये सेट ऑफ फंक्शन या सेट ऑफ सीक्वेंसेस एंड एक्स इज मेड इनटू अ मीट्रिक स्पेस। एक्स को एक मीट्रिक स्पेस बना दिया गया होगा पहले। दिस वी डू बाय चूजिंग अ मीट्रिक डी ऑन एक्स। ये आगे वो बात कर रहा है। द रिमेनिंग टास्क इज देन टू फाइंड आउट whether x has the desirable property of being complete। तो असल में तो हम यही करना चाह रहे हैं ना कि जो x है वो कंप्लीट है या नहीं। और कंप्लीटनेस की डेफिनेशन ये है कि x कंप्लीट तब होगा अगर उसमें कोई काशे सीक्वेंस हो, जितनी भी काशे सीक्वेंसेस हैं x में वो कन्वर्ज करें। तो तमाम काशे सीक्वेंसेस अगर कन्वर्ज करेंगी
तो फिर एक्स कंप्लीट होगा। ठीक है। और कन्वर्जेंट की डेफिनेशन आप जानते हैं कि जिसको काशी सीक्वेंस कन्वर्ज करे, मतलब कन्वर्जेंट पॉइंट जो होता है ना वो ऑलरेडी सीक्वेंस स्पेस के अंदर होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन है कन्वर्जेंट की। तो वो जो यहाँ पे बात कर रहा है, फॉर डिफरेंट स्पेसिस सच प्रूव्स में वेरी इन कम्प्लेक्सिटी। कह रहा है डिफरेंट स्पेसिस के लिए जो प्रूफ्स आप कंप्लीटनेस के करेंगे वो बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएंगे। ठीक है ना, बट दे हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम जनरल पैटर्न। हाँ, तो जनरल पैटर्न क्या है? एक एलिमेंट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिमेंट, जिसको लिमिट के तौर पे यूज करेंगे। अब एलिमेंट कंस्ट्रक्ट किया, फिर कंस्ट्रक्शन के बाद दूसरा काम आपने करना है कि उस एलिमेंट को स्पेस का एलिमेंट बनाना है। मतलब जाहिर है अगर कंप्लीट होगी, काशे कन्वर्ज करेगी, तो जो कन्वर्जेंट पॉइंट होगा वो स्पेस का एलिमेंट ही होगा। लेकिन वो स्पेस का एलिमेंट कैसे होगा वो हमने दूसरे पॉइंट में प्रूव करना है। और तीसरे पॉइंट में क्या करना है कि कन्वर्जेंस उसकी प्रूव करनी है, मतलब मीट्रिक की सेंस में। तो ये तीन काम आप करते हैं। जैसे कि अब ये देखें, अब आर एन जो है ये रियल एनालिसिस में तो आपने नहीं देखा। आपने रियल एनालिसिस में जस्ट इस सेट को देखा है, आर को। ना आपने आर टू को देखा है, ना आपने आर थ्री को देखा है, ना आपने आर फोर को देखा है, ना आपने सी एन को देखा है, ना आपने एल इन्फिनिटी को देखा था। तो ये रियल एनालिसिस का जो है ना ये आगे से काम शुरू होता है ना, इसमें मीट्रिक स्पेसिस में। और आर एन को अगर देखा जाए तो उसमें हम तीन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप्स क्या है जी? एक एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर पे जो डिफाइन करने वाली बातें हैं, डिस्टेंस डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये एलिमेंट की बात कर दी, हम आर एन की बात कर रहे हैं। और ये उसमें सीक्वेंस आ गई, सीक्वेंस को काशे कह दिया, काशे सीक्वेंस की डेफिनेशन आ गई। ये प्रूव तो हमने करना नहीं, जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके देखें, ये एक्स आ गया, एक्स, ये पहला पॉइंट आ गया ना। एक एलिमेंट एक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है। अब एलिमेंट जब कंस्ट्रक्ट हुआ है तो एलिमेंट में ये फर्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट होगा इधर, और ये nth कंपोनेंट है। तो इस x के अंदर n कंपोनेंट्स है, तो आर एन का एलिमेंट होगा, ये हमने शो कर दिया। ठीक है। स्पेस का एलिमेंट हो गया। उसके बाद कन्वर्जेंस की बात करनी है कि ये जो सीक्वेंस थी, इस सीक्वेंस को पहले तो हमने काशे कहा हुआ था। ये देखें यहाँ, तो बिल्कुल ही यही स्टेप्स फॉलो करके जो यहाँ पे हमने प्रूव जब स्टार्ट किया था, तो सीक्वेंस कहाँ गई? ये देखें, काशे सीक्वेंस, एक्स एम को हमने काशे कहा हुआ था। और बाद में यही एक्स एम जो है ना वो उस पॉइंट को कन्वर्ज करनी चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे उसने शॉर्टकट से किया हुआ है, लेकिन कहने का ये मकसद है कि वो इसको वाकई कन्वर्ज कर जाएगी। ये कन्वर्जेंस आ गई यहाँ पे। ठीक है। तो वो जो तीन स्टेप्स है ना वो फॉलो हो गए हैं। उसके बाद आपने याद ये रखना है एल इन्फिनिटी कंप्लीट, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। ठीक है। आगे ये प्रूव कर रहा है, इसमें भी वो तीन स्टेप्स फॉलो कर रहा है। सबसे पहले नंबर पे वो काशे सीक्वेंस की डेफिनेशन कर रहा है, यहाँ पे लिख रहा है। काशे सीक्वेंस के बाद उसने एलिमेंट को तैयार करना है। ये थोड़ी उसने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे देखें जी, ये शो दैट एक्स बिलोंग टू एल इन्फिनिटी। दो काम रह गया, एक ये काम रह गया, एक ये काम रह गया। पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। तो पहला काम वो काम कंप्लीट कर रहा है। ये कुछ रीजंस यहाँ पे लिख रहा है। रीजंस लिखने के बाद ये एक और रीजन आ गई। इस रीजन के बाद वो कह देगा दिस इम्प्लाइज के एल इन्फिनिटी का एलिमेंट बनने के बाद कन्वर्जेंस की लास्ट पे बात होगी। तो ये देखें, ये कन्वर्जेंस की बात हो गई।
ठीक है, तो 3 स्टेप्स अगर एक बंदा 3 स्टेप्स को अपने माइंड में रख के फॉलो करे तो ये सारे थ्योरम्स इसके कंप्लीटनेस वाले हो जाते हैं। तो अभी आपने जस्ट याद ये रखना है कि जो कंप्लीटनेस ऑफ सी है, सी, अब सी क्या है, द स्पेस सी कंसिस्ट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब असल में देखें, मैं यहाँ पे ना आपको एक बात बता दूं, एस में क्या है, एस जो है वो है सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस। एल इन्फिनिटी क्या है, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखें, एस में तमाम सीक्वेंसेस हैं, रियल सीक्वेंसेस भी हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। मतलब कि जितनी भी सीक्वेंसेस है ना वो सेट एस में है। एल इन्फिनिटी में सिर्फ बाउंडेड सीक्वेंसेस है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। फिर एलपी में क्या है, एलपी में इसकी एक खास कंडीशन है, इसमें ऐसी सीक्वेंसेस है जो खास कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। वो कंडीशन यही है कि x1 मॉड p प्लस x2 मॉड p, इस तरह करके, तो ये लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। और जो भी इसकी कंडीशन है एलपी। अब जो एल इन्फिनिटी है इसमें तमाम बाउंडेड सीक्वेंसेस है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो आप मान लें कि ये जो सेट है ये सेट एस है, इसके अंदर ये एल इन्फिनिटी पड़ा हुआ है और एल इन्फिनिटी के अंदर एक खास पोर्शन है जिसको हम सी कह रहे हैं। तो सी में क्या है कि सी के अंदर तमाम ऐसी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस हैं जो कन्वर्ज कर रही है। मतलब कहने का ये है कि एल इन्फिनिटी में तमाम जो सीक्वेंसेस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वो बाउंडेड है, लेकिन कन्वर्जेंट होंगी या नहीं ये हमें पता नहीं। लेकिन इन बाउंडेड सीक्वेंसेस में से जो जो सीक्वेंस कन्वर्ज होती जाएगी वो सेट सी में आती जाएगी। मतलब कि जो सी है ना वो सबसेट है एल इन्फिनिटी का। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो क्योंकि सी एल इन्फिनिटी का सबसेट है तो एल इन्फिनिटी पे जो नाम है उसी ना उसी सॉरी एल इन्फिनिटी पे जो डिस्टेंस है, जो मीट्रिक है, वही मीट्रिक हम सी पे भी यूज कर सकते हैं। अब एल इन्फिनिटी क्योंकि कंप्लीट है, प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा है, यहाँ पे हमने देखा है एल इन्फिनिटी कंप्लीट है। अब एल इन्फिनिटी का एक ऐसा खास पोर्शन हमने निकाला है कि जिसमें कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं। तो हमने ये बताना है कि ये जो सेट सी है क्या ये भी कंप्लीट है या नहीं। तो ये भी कंप्लीट होगा क्योंकि देखें इसमें है एक कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस है। तो आप इसमें से अगर कोई सीक्वेंस काशे के तौर पे भी उठाएंगे तो कन्वर्जेंट होने की वजह से वो कन्वर्जेंट जरूर होगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस सेट के लिए। ठीक है, एलपी जो है वो भी कंप्लीट होता है। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं क्रेजी की बुक से पढ़ा रहा हूँ। आपने ये की पॉइंट्स अपने नोटबुक या रजिस्टर पे बनाते जाना है। ठीक है, ये हो गया एलपी कंप्लीट है। उसके बाद सीएबी जो है ये कंप्लीट है। किधर गया, अच्छा सीएबी जो है ना इसमें तमाम कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं आरएबी पे। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, सीएबी के ऊपर आपने मैक्सिमम वाली मीट्रिक लगाई हुई है। मतलब कि ये इस फार्मूला की वजह से ये कंप्लीट है, आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद तो मैं अभी आपको दोबारा से बता देता हूँ कि सीएबी के बारे में क्या चीज ध्यान में रखनी है। पेज 51 पे है, आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ, परेशान नहीं होना। ठीक है,
CAB के बारे में जो चीज याद रखने वाली है वो बात ये है कि एक तो CAB के ऊपर ये जो डिस्टेंस है ये एक मैक्सिमम वाला है, और एक एक्सरसाइज में जब हम जाते हैं ना, अच्छा CAB जो है ये 1.17 है ना, ये देखें, ये 1.17, तो 1.17 जो ये स्पेस है, फंक्शन स्पेस, इसके ऊपर एक मैक्सिमम वाला डिस्टेंस है, और जो दूसरा डिस्टेंस है वो है, ये यहाँ पे बात कर रहा है 1.17 के ऊपर एक डिस्टेंस और भी है जिसको ये इंटीग्रल वाला कहते हैं। एक मैक्सिमम वाला है, एक इंटीग्रल वाला है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर मैक्सिमम वाला डिस्टेंस इस्तेमाल किया जाए CAB के ऊपर तो ये कंप्लीट है। दूसरी बात ये है कि अगर CAB के ऊपर इंटीग्रल वाला डिस्टेंस इस्तेमाल किया जाए तो ये इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, अभी इसका रीजन उसने यहाँ पे लिखा भी होगा नहीं भी लिखा होगा ना इधर, तो आपको आगे किसी 2-4 पेज छोड़ने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं ना। तो ये दो बातें आपने CAB के बारे में लिख लेनी है। अगर मैक्सिमम वाला डिस्टेंस यूज करेंगे तो कंप्लीट होगा, अगर इंटीग्रल वाला डिस्टेंस यूज करेंगे तो इनकम्प्लीट होगा। अभी रीजन भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है, ये वही डेफिनेशन है जो आपने रियल एनालिसिस में देखा था। तो इस डेफिनेशन को आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। आगे इनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस आ गई है, तो Q जो है वो इनकम्प्लीट है, उसके बाद पोलिनोमियल्स इनकम्प्लीट है। अच्छा, पोलिनोमियल्स के ऊपर अगर ये मैक्सिमम वाला लगाया जाए तो फिर भी ये इनकम्प्लीट है। अब देखें, ये वही कंटिन्यूअस फंक्शन की बात है। तो आप इस 0 1 की जगह पे ना आप AB यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं 0 1 ही इसको कंसीडर किया जाए। आप इसको इस 0 1 की जगह पे आप AB लिखने के बाद भी ये बात कर सकते हैं। माइक ऑफ कर लें जी, माइक ऑफ करके क्लास सुना करें। ठीक है, आप अपने माइक चेक करें किसका माइक ऑन है, वो आप माइक ऑफ करें। तो आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप 0 1 की जगह पे AB लिखने के बाद भी ये कह सकते हैं कि ये जो है, जो कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं वो सारे क्या बनाते हैं, इनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस बनाते हैं इस इंटीग्रल डिस्टेंस के लिए। ठीक हो गया। तो ये वो बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये उसने कुछ रीजन यहाँ पे लिखी हुई है, आपको रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आपने पेपर को पास करना है, तो इसमें ये पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। उसके बाद उसके बाद उसने एन टुपल्स की बात की है, मतलब Rn में उसने Rn में Rn द स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर एन टुपल्स। तो Rn के अंदर अगर Rn की बात करें तो Rn में सारे ये जो ये वाले नंबर्स होते हैं ना, ये रियल नंबर्स होने चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है कि ऑल ऑर्डर्ड एन टुपल्स, तो हम इसको Cn भी सोच सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट कहता है ना कि ये Cn भी हो सकता है, तो ये Cn भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं। यहाँ पे कोई ना कोई आप ये कह लें कि, लेकिन उसने यहाँ पे रियल नंबर्स कह दिया है, तो Cn को फिर छोड़ दें। हाँ ठीक है, ये Rn की बात कर रहा है, उसका कहने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। तो ये तमाम ऑर्डर्ड एंड टुपल्स अगर मैक्सिमम वाला डिस्टेंस यूज किया जाए तो ये कंप्लीट होगा। ये भी एक मल्टीपल चॉइस है। उसके बाद एल इंफिनिटी का एक तो सबसेट देखा था, सी सबसेट था एल इंफिनिटी का, सी कंप्लीट था। अब ये जो एम है ये भी सबसेट है एल इंफिनिटी का, और इसमें कौन सी सीक्वेंसेस है, बी द सब स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सीक्वेंसेस विद एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी जीरो टर्म्स। एट लीस्ट का मतलब होता है, मतलब अगर कहते हैं ना एट लीस्ट 5, तो हम कहते हैं कि कम से कम 5
या 5 से ज्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं। तो अगर बात की जाए एट मोस्ट की, तो ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो ये कहना चाह रहा है कि इसमें, जैसे देखें, आप सोचें कि 2, तो इसमें 2 जीरोज होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज होंगे एक एक सीक्वेंस में, बाकी सारे नॉन जीरो होंगे, मतलब इधर 1 2 3। ये मतलब इस तरह की सीक्वेंसेस है, ज्यादा से ज्यादा 10 जीरोज होंगे, 0 0 0 0 10 जीरो, बाकी 1 2 3 4, मतलब एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी जीरोस टर्म्स। तो कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा आप जितने जीरो सोच सकते हैं, अगर आप जेल में आ रहा है कि कोई एक जीरो होगा तो ये पहले जीरो लगा के बाकी सारे आप नॉन जीरो टर्म्स लिख सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि 2 जीरोज होंगे तो 2 जीरोज लगा के बाकी सारी आप नॉन जीरो टर्म्स लिख सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट कहता है कि 100 जीरोज होंगे, उसके अलावा बाकी टर्म्स नॉन जीरो होंगी, तो बिल्कुल हम वैसी सीक्वेंस भी सोच सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो एल इंफिनिटी में है, तो उसमें जो होंगी ना बाउंडेड सीक्वेंसेस होंगी कम्प्लेक्स नंबर्स की, और बाकी टर्म्स उसकी जीरो होंगी, लेकिन जीरो फाइनाइट नंबर होंगे, मतलब फाइनाइट तादाद होगी जीरोस की। ठीक है जी। तो इस तरह का जो सेट होगा ना, एल इंफिनिटी का जो सबसेट होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। फिर इस प्रॉब्लम का लिंक आपने देखना है, प्रॉब्लम 3 है 1.47। अच्छा, वही बात है, 1.47 थ्योरम अप्लाई करके तो हम ये बता सकते हैं कि ये कंप्लीट नहीं है। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 में वो कह रहा है कि अगर x जो है वो तमाम इंटीजर्स है, मतलब वो सीधी तरह ये क्यों नहीं कह रहा कि z है। चलो सही है, बात वही होती है बस घुमा के। z आ गया 0 +−1 +−2। तो इस सेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस सेट के ऊपर अगर ये माड वाला लगाया जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि आर की तरह इंटीजर्स का सेट भी यूजुअल मीट्रिक जो होती है ना उसके साथ क्या होता है, कंप्लीट होता है। सही है। उसके बाद आर के ऊपर, आर के ऊपर अगर ये वाली मैं लगा दूं, ये वाली मीट्रिक लगा दूं, तो आर क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आर के ऊपर यूजुअल मीट्रिक लगाई जाए ये वाली, तो इस मीट्रिक की वजह से ये कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये सेट है अगर इस पे ये वाली मीट्रिक लगाई जाए तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 7 में देखें कि तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, 1 2 3 4। तो इसके ऊपर उसने ये वाली मीट्रिक लगाई है, तो ये इनकम्प्लीट हो गया। उसके बाद ये सी ए बी की बात कर रहा है, ये आप देखें। ठीक है। ये 10 वाली देखें, 11 वाली, 12 वाली, ठीक है, 13 वाली प्रॉब्लम। जस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ना है और इसको समझना है, और कोई इसमें बात नहीं है। तो ये यहाँ तक। ठीक है। 1.6 वाला टॉपिक नहीं करना, तो मैं आपको अभी मीटिंग लिंक सेंड करता हूँ। बाकी इसके बाद जो ये जो मीट्रिक वाला टॉपिक है ना, ये हमारा खत्म हो गया है। अब हम चलते, ये अभी चैप्टर 2 शुरू करेंगे। मैं आपको जरा मीटिंग लिंक सेंड करता हूँ, फिर करते हैं। ठीक है।